जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग विभिन्न जीवों में अलैंगिक जनन देखे थे। उसके अंतर्गत हम आपको बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन या जो रीजनरेशन होता है, बडिंग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पौधों में अलैंगिक जनन पढ़ना है, और विशेष करके कायिक प्रवर्धन की कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पौधों में कायिक प्रवर्धन या पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन। पौधा जो होते हैं वो उनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन हम लोग जानते हैं कि इसमें केवल एक प्रकार के जनक भाग लेते हैं। तो कायिक प्रवर्धन उसी का ही रूप होता है। इसमें लिख डालेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें क्या होता है, जनरली हम लोग देखे होंगे कि जब पौधा लगाते हैं तो या तो हम पौधा के बीज का प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग पौधा के किसी दूसरे भाग को, चाहे वो जड़ है, तना है या पत्तियों को काट करके उसी को मिट्टी में लगा देते हैं, और उसी से क्या होता है, नए पौधा विकसित जाते हैं। तो जब हम लोग नए पौधा को विकसित करने के लिए पौधा के कायिक भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियों का प्रयोग करते हैं और उनको लगा करके उनसे नए पौधा को विकसित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। कायिक प्रवर्धन का सीधा सा मतलब है कि इस विधि में नए पौधों का विकास जो होता है वो पौधा के जो कायिक भाग है जैसे जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा किया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे कायिक प्रवर्धन, लिखेंगे प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें नए पौधे का विकास पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा किया जाता है या होता है, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ये इससे कई फायदा होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पौधा के कोई भाग ले लेते हैं और उससे बड़ी मात्रा में एक साथ पौधों को हम लोग क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। इसके कई टाइप होते हैं, कई प्रकार से ये किया जाता है। इसके आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में पहला होता है कलम, स्टेम कटिंग। इसको स्टेम कटिंग कहते हैं। पौधा के किसी तना को, टहनी को काट करके उसको मिट्टी में लगा देते हैं और उससे नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, कलम या स्टेम कटिंग बोलते हैं। और ये विशेष करके गुलाब का जो पौधा होता है उसमें हम लोग करते हैं। शुगर केन जो होता है जिसको गन्ना कहते हैं उसमें करते हैं। कई और ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हम लोग तना को काट करके मिट्टी में लगा देते हैं और उसी से एक नया पौधा क्या होता है, विकसित हो जाता है। दूसरा जो होता है इसी में वो होता है कलम बंधन या दाब कलम जिसको बोलते हैं, दाब कलम। दाब कलम का मतलब होता है लेयरिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पौधा है ये, और ये पौधा जो है वो बढ़ रहा है, तो इसकी एक टहनी को हम लोग पकड़ते हैं, उसको पकड़ करके मिट्टी में इस प्रकार से दबाते हैं कि उसका अंतिम सिरा जो है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, और उसको बाकी सिरा को कहाँ करते हैं, इसको पौधा से बिना अलग किए मिट्टी में दबा देते हैं। अब क्या होता है कि थोड़ा सा बाहरी भाग है, तो कुछ समय बाद जो भाग मिट्टी के अंदर दबा हुआ है तना का, टहनी का, उसमें क्या होता है, नया नया जड़ निकल जाता है और ये भाग बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ये भाग बढ़ना शुरू होता है, इसको मुख्य पौधा से क्या कर देते हैं, काट करके अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी में दबा करके अगर नए पौधे को विकसित किया जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कायिक प्रवर्धन को क्या करते हैं, दाब कलम या लेयरिंग कहते हैं। और ये जो होता है वो जैस्मीन के अंदर होता है। जैस्मीन को हम लोग चमेली कहते हैं।
तो इस तरह के जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें दाब कलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है कलम बंधन। कलम बंधन इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होता है, जैसे कोई ये ज़्यादातर छोटे पौधे में या फल वाले जो पौधे होते हैं या सजावटी पौधे होते हैं उनमें क्या जाता है, हम मान लेते हैं कि ये एक पौधा है, ठीक है, तो इसके दो भाग और ये दूसरा एक पौधा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पौधा ये जो है इसको कट कर देते हैं और इसको भी एक ही जैसा चाकू से कट करते हैं, एक ही समान कट करते हैं कि दोनों जो है वो आसानी से इसमें क्या हो जाए, फिट हो जाए, और कटे हुए पौधे को दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसको अच्छी तरह से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं कि ताकि बाहरी इन्फेक्शन ना रखा जाए। दो अलग अलग प्रकार के पौधों के, एक का जड़ होता है और दूसरा का कौन सा भाग होता है, तना वाला भाग होता है, दोनों को आपस में जोड़ करके उनसे नए पौधे को विकसित करने की विधि जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलम बंधन बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बनाना, केला में होता है, संतरा में होता है, या सेब का जो पौधा होता है, इस तरह के पौधा में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कलम बंधन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो विधि होता है ये इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपकी किताब में, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ आता है वो आपका आता है ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब होता है जैसे हम लोग आलू, तो आलू जो होता है, अगर वो आलू है उसमें इस प्रकार से छोटे छोटे बर्ड बाहर निकले हुए होते हैं, और ये जो बर्ड बाहर को निकले हुए होते हैं इनको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। अगर आप इस बर्ड को भी मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि नए पौधे का विकास होता है। तो इस प्रकार के ट्यूबर के सहायता से अगर नए पौधे को विकसित किया जा रहा है उसको ट्यूबर जनन या कंद जनन कहते हैं। और ये विशेष करके किसमें होता है, इसको इंग्लिश में भी इसका नाम सेम होता है ट्यूबर, हिंदी में इसको कंद कहते हैं। तो इस तरह का जो प्रजनन होता है वो किसमें होता है, आलू में होता है, अदरक में होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो पत्तियों के सहायता से एक पौधा होता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों को उसको मिट्टी में लगाते हैं। पत्ती में क्या होता है, जड़ को या पूर्ण पौधा विकसित करने की क्षमता होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो जनन होता है वो पत्तियों के सहायता से होता है और किसमें होता है, ब्रायोफाइलम। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि पत्तियों के द्वारा जनन किसमें होता है, तो हेडिंग डालेंगे पत्तियाँ, लीफ। और इसके द्वारा जो जनन होता है वो होता है ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा पौधा के किसी भी भाग से नए पौधे को विकसित किया जा सकता है, या पौधा कह सकते हैं कि पौधा के प्रत्येक भाग में एक पूर्ण पौधा को विकसित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। और पौधा में पाए जाने वाले इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो इसको आप पहले नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट रिंग डालेंगे टोटीपोटेंसी। डालेंगे टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी ये क्या होता है, पौधा के प्रत्येक भाग में नए पौधा को विकसित करने का क्या होता है, क्षमता होता है। और पौधों में पाए जाने वाले इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं पौधा के प्रत्येक भाग के पास, या पौधा के प्रत्येक भाग के द्वारा नए पौधे को विकसित करने की क्षमता या गुण को टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक पढ़ना है वो है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन क्या होता है, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, कोई भी पौधा है, पौधा के किसी भी भाग से एक उत्तक, विभोजीयोतक, कौन सा उत्तक, विभोजीयोतक, चाहे वो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, ठीक है, उनमें से क्या करते हैं, विभोजीयोतक को निकाल लेते हैं और उसको प्रयोगशाला में रखे गए संवर्धन माध्यम, इसलिए इस प्रकार से द्रव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवर्धन माध्यम बोलते हैं। और इस संवर्धन माध्यम में
एक पौधा का जो है वो तना से किसी या लीफ से किसी भी छोटे से टुकड़ा को उत्तक को विभोज्योतक को काट कर, कौन से उत्तक को, खास करके विभोज्योतक, ध्यान रखिएगा। विभोज्योतक का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम लोग पढ़े हैं कि विभोज्योतक ऐसे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार क्या होते रहती है, विभाजित होते रहती है। तो पौधा के किसी भाग से विभोज्योतक को लेते हैं और उस विभोज्योतक को क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम में छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये संवर्धन माध्यम में क्या होता है, विभोज्योतक जो है वो विभाजित होता है और विभाजित होने के बाद कोशिकाओं का झुंड बनाता है। अब ये जो कोशिकाओं का झुंड बना रहा है विभोज्योतक, इस कोशिकाओं के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अब ये कैलस बना, इस कैलस को दूसरे संवर्धन माध्यम में डालते हैं जहाँ पर कई प्रकार के पादप हार्मोन मौजूद होते हैं, हार्मोन, ठीक है। तो इस कैलस को निकाल करके इसमें डालेंगे। जैसे इसमें डालते हैं ये क्या करता है, पौधा किस प्रकार से एक छोटे से भाग का विकास करता है, चाहे वो तना है, जड़ है, उसका विकास करेगा पादप हार्मोन की उपस्थिति में। और फिर उस भाग को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल करके मिट्टी में लगा देते हैं और उसके बाद उससे संपूर्ण पौधा विकसित हो जाता है। तो ये उत्तक संवर्धन क्या होता है, पौधा से विभोज्योतक, पौधा के किसी भाग से विभोज्योतक को निकाल करके उसको रखे गए निश्चित संवर्धन माध्यम में वृद्धि करा करके नए पौधे को विकसित करने की जो विधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। हेडिंग डालेंगे, उत्तक संवर्धन लिखेंगे। पौधा के लिखेंगे, पौधा के किसी भाग से विभोज्योतक, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, विभोज्योतक को निकालकर रखे गए निश्चित संवर्धन माध्यम, रखे गए निश्चित संवर्धन माध्यम, और वो संवर्धन माध्यम के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं उसका भी नाम लिख देते हैं। वो होता है पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगार, उसका पूरा नाम है पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगार। निश्चित संवर्धन माध्यम में पूर्ण पौधा को या नए पौधे को विकसित करने की क्रिया उत्तक संवर्धन कहलाती है। उत्तक संवर्धन कहलाती कह रहा है कि पौधा के किसी भाग से, चाहे जड़, तना, पत्तियां, कोई भी भाग हो, वहां से हम लोग विभोज्योतक, कौन सा उत्तक को निकालते हैं, विभोज्योतक का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार के रोग का, इन्फेक्शन की संभावना भी नहीं होता है। और उसको निकालते हैं और रखे गए निश्चित संवर्धन माध्यम, पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगार जो होता है उस संवर्धन माध्यम में उस टुकड़ा को डालते हैं और उससे क्या करते हैं, एक नए पौधा को विकसित करते हैं। इसी नए गुण को हम लोग, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन बोलते हैं। अब उत्तक संवर्धन से रिलेटेड कई और तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर पहला चीज तो हम लोग यहाँ पर समझना होगा, ये डायग्राम यहाँ पर बना लीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये है पौधा और इस पौधा से हम लोग क्या करते हैं, विभोज्योतक लेते हैं, विभोज्योतक, और इसके अंदर एक संवर्धन माध्यम है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, संवर्धन माध्यम। इस संवर्धन माध्यम में क्या होता है, पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगार, पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगार होता है। इस विभोज्योतक के टुकड़े को इसमें डालते हैं। अब ये जो विभोज्योतक का टुकड़ा होता है ये विभाजित होता है और विभाजित होकर के कोशिकाओं का एक असंगठित झुंड तैयार करता है और इस असंगठित झुंड को हम लोग क्या करते हैं, कैलस करते हैं। और ये कैलस को क्या करते हैं, फिर दूसरे माध्यम में डालते हैं जिसमें कई प्रकार के पादप हार्मोन मौजूद होते हैं और उनसे क्या होता है, पौधा को विकसित करने लायक एक पौधा का भाग तैयार होता है और फिर उस भाग को हम लोग मिट्टी के अंदर लगा देते हैं जहाँ से एक नया पौधा विकसित होता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे, कर्तोतक या एक्सप्लांट
कर्तोतक या एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब होता है कि पौधा के जिस भाग का प्रयोग हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, उत्तक संवर्धन के लिए। अभी बताया कि पौधा से हम लोग क्या करते हैं, विभोज्योतक या किसी भी भाग से विभोज्योतक को निकाल करके संवर्धन माध्यम रखते हैं। तो पौधा के जिस भाग का प्रयोग उत्तक संवर्धन के लिए किया जाता है या पादप प्रजनन के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्तोतक कहेंगे। चाहे वो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं या उनमें पाए जाने वाले विभोज्योतक होंगे, वो हम लोग क्या बोलेंगे, कर्तोतक या एक्सप्लांट बोलते हैं। लिख सकते हैं, पौधा के जिस भाग का प्रयोग उत्तक संवर्धन के लिए, उत्तक संवर्धन या कायिक प्रवर्धन के लिए कह सकते हैं, कायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है, उसे कर्तोतक कहते हैं। कर्तोतक का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, जैसे जड़, तना, पत्तियां या इनमें पाए जाने वाला कौन सा उत्तक, विभोज्योतक। इस कोई भी भाग जिसका उपयोग पादप प्रजनन के लिए नए पौधा को विकसित करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, उन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्तोतक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कर्तोतक को जैसे संवर्धन माध्यम में डाल रहे हैं, ये विभाजित होकर के कोशिकाओं का असंगठित झुंड तैयार कर रहा है, और उस असंगठित झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो कैलस आएगा। कैलस लिखेंगे, संवर्धन माध्यम में कर्तोतक विभाजित होकर कोशिकाओं का असंगठित झुंड तैयार करता है। असंगठित झुंड तैयार करता है, जिसे कैलस कहते हैं। और इस कैलस का हम लोग प्रयोग करते हैं दूसरे संवर्धन माध्यम में, और उससे पौधा के किसी भाग का विकास होता है, और उस भाग को हम लोग मिट्टी में लगा करके नए पौधा को विकसित करते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो अलैंगिक जनन देख रहे थे, चाहे वो जंतुओं में हो या पौधों में हो। इसके बाद जो हम लोग को शुरू करना है वो लैंगिक जनन शुरू करना है। लैंगिक जनन हम लोग जानते हैं कि ऐसा जनन जिसमें दो प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा। क्या कर सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, ऐसे जनन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो पौधा में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन कैसे होता है हम लोग देख लिए, अब पौधा में लैंगिक जनन देखेंगे, और उसके बाद फिर जंतुओं में, खास करके मनुष्य जो है उसके अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिख सकते हैं, जनन की ऐसी विधि जिसमें नर एवं मादा, दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं, या किसी को कह सकते हैं और कि ऐसे जनन जिसमें युग्मक का निर्माण होता है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं और करके दूसरा डेफिनेशन, ठीक है, जनन की वह विधि
जिसमें युग्मक दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु नर युग्मक होता है एवं अंडाणु का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसमें दो जनक भाग ले रहे हैं, एक तो है नर भाग ले रहा है, दूसरा कौन, मादा। ये नर है, नर का सिंबल होता है, और ये मादा का सिंबल होता है। नर जो है वो नर युग्मक का निर्माण करता है, और उस नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु नाम है। और मादा जो है वो मादा युग्मक का निर्माण करता है, इसका नाम है अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु जो होता है वो सचल होता है, चलने लायक होता है। ये चल करके कहाँ तक जाता है, अंडाणु तक, जबकि अंडाणु जो होता है वो चल नहीं सकता है, वो एक ही स्थान पर मौजूद होता है और उसको चलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। जबकि शुक्राणु ऐसा नहीं है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र रूप से जा सकता है। तो शुक्राणु जो होता है वो चलने लायक होता है, सचल होता है, जबकि अंडाणु जो होता है वो अचल होता है। नर जो है नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, मादा जो है वो मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करती है। शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने की क्रिया, इनको फ्यूज होने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और जैसे ही निषेचन होगा तो उससे क्या होता है, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। और इस कोशिकीय संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज का निर्माण जो है वो किसके किसके फ्यूजन से हो रहा है, शुक्राणु एवं अंडाणु के फ्यूजन से हो रहा है। कह सकते हैं कि युग्मनज का निर्माण जो होता है वो किसके बाद होता है, निषेचन के बाद होता है। अब ये जो युग्मनज है वो विभाजित होगा, और युग्मनज विभाजित होकर के किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण जो है वो आगे विकसित होकर के फीटस का निर्माण करता है। फीटस या शिशु कह सकते हैं। शिशु जो बर्थ के लिए तैयार होता है, और फिर इस शिशु का क्या होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, जन्म होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, दो जीव भाग ले रहे हैं, और दो जीव भाग ले रहे हैं, शुक्राणु और अंडाणु का युग्मक का निर्माण कर रहे हैं। वो युग्मक आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। उनके फ्यूज होने की क्रिया को निषेचन कर रहे हैं। निषेचन के बाद युग्मनज बन रहा है, और ये युग्मनज क्या हो रहा है, विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण कर रहा है। और जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसको हम लोग फीटस या क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। और इसके बाद इसका क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और ये विशेष करके बड़े जीवों में होता है, पौधों में भी होता है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सब जो लिखे हैं इसको इसके नीचे क्या करना है, ऐड कर देना है, नोट करिए इसको। अब ये जो लैंगिक जनन होता है ये विशेष प्रकार के अंग द्वारा पूर्ण होता है, और ऐसे अंग जो लैंगिक जनन में सहायता करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक अंग बोलते हैं या जनन अंग बोलते हैं। और ये जो जनन अंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वृषण जो नर में होता है, और मादा में क्या होता है, अंडाशय होता है। अब जीव जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, केवल एक प्रकार का लैंगिक अंग मौजूद होता है। जैसे अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो इसमें मनुष्य जो होते हैं वो दो प्रकार के, नर एवं मादा होते हैं। नर जो होते हैं उनमें वृषण होता है, और मादा में क्या होता है, अंडाशय होता है। तो ये ऐसे जीव हैं मनुष्य जिनमें केवल एक प्रकार के जनन अंग क्या होता है, मौजूद होता है। तो ऐसे जीव जिनमें केवल और केवल एक प्रकार के जनन अंग मौजूद होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी बोलते हैं। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के लैंगिक जनन एक ही शरीर में मौजूद होता है। अगर जैसे बात करें केचुआ, तो केचुआ जो होता है उसमें नर एवं मादा जननांग एक ही शरीर में मौजूद होता है। तो ऐसे जीव जिनमें दोनों के दोनों जननांग मौजूद होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से पौधा होते हैं, पौधा में जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्प के सहायता से होता है। कुछ पौधा जो होते हैं उनमें जो पुष्प होता है उसमें से केवल एक जनन अंग मौजूद होता है, चाहे वो नर होगा या मादा होगा। और एक प्रकार के अगर जनन अंग मौजूद है तो उसको एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। और ऐसे पौधा जिसमें दोनों प्रकार के, तो जिसके पुष्प में दोनों प्रकार के जनन अंग मौजूद होते हैं उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। तो ये एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं, इसको आगे पहले हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे एक लिंगी, एक लिंगी
एक लिंगी क्या होते हैं, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ऐसे जीव जिनमें केवल एक प्रकार का जनन अंग मौजूद होता है उसे एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी कहते हैं। एक प्रकार के जननांग कहने का मतलब चाहे तो वो नर जननांग मौजूद हो सकता है या मादा जननांग मौजूद हो सकता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक लिंगी कहेंगे। जैसे पौधा भी हो सकते हैं और जंतु भी। जैसे में पौधा की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा पपीता हो गया, नारियल हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब के सब जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। तरबूज, नारियल, ककड़ी, ये सब के सब ऐसे पौधे हैं जिनमें एक लिंग वाला पुष्प मौजूद होता है, एक चक्र वाला पुष्प मौजूद होता है। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से कुछ जंतु भी होते हैं जिनमें एक लिंग, जैसे मनुष्य की बात करें तो ये नर एवं मादा अलग अलग होते हैं और एक शरीर में एक ही प्रकार का जनन क्या होता है, मौजूद होता है। बंदर की बात करें तो बंदर जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरे जीवों की बात करें, कबूतर की बात करें या कोई और जीव की, बंदर हो गया, घोड़ा लिख सकते हैं, कबूतर लिख सकते हैं, पक्षी भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो ये सब के सब जीव जो हैं वो एक लिंगी है। नेक्स्ट जो आता है वो द्विलिंगी आता है। द्विलिंगी या इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, या इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट का जो प्रयोग करते हैं ज़्यादातर जंतुओं के लिए किया जाता है। ये क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनमें दोनों नर एवं मादा जननांग मौजूद होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। और इसमें भी कई प्रकार के जीव होते हैं। जैसे अब देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों नर एवं मादा जननांग जो होंगे वो एक ही जीव में मौजूद होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। जबकि अगर केवल और केवल एक प्रकार का होगा तो उसको एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे इसमें भी पौधा और जंतु होते हैं। अब पौधा में जो होता है वो आता है आपका सरसों, गुड़हल, ये सब के सब जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। अगर जंतु की बात करें, तो जंतु में आ जाएगा कौन, केचुआ, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं। ये केचुआ जो होता है ये कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो अब इसमें एग्जाम्पल जो लिखे उसमें जो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है सबका, खास करके जो पौधा का, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। और बाइसेक्सुअल में जंतु में केचुआ, ये तीन एग्जाम्पल जो हम अंडरलाइन किए हैं, यही तीन एग्जाम्पल घूर घूर के आपके एग्जाम में क्या होते हैं, आते रहते। पूछता कि इनमें से कौन एक लिंगी है और कौन द्विलिंगी है। तो इनको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, याद कर लेना है। सिंपल है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है पौधों में लैंगिक जनन। हम लोग अभी लैंगिक जनन देखे कि लैंगिक जनन क्या होता है। इसमें दोनों नर एवं मादा जीव क्या होते हैं, भाग लेते हैं। या जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, उनका निषेचन होता है, युग्मनज का विकास होता है, उससे नए जीव का विकास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन जो होता है वो पौधों में भी होता है और जंतुओं में। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्प के द्वारा होता है।
पौधों में जो लैंगिक जनन करने में जो मुख्य रूप से सहायता करता है वो कौन होता है? पुष्प होता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे पौधा ही लैंगिक जनन कर सकते हैं जिनमें पुष्प का निर्माण होता है। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है वो लैंगिक जनन नहीं कर सकते हैं, और ये पुष्प के द्वारा ही लैंगिक जनन होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि पौधों में लैंगिक जनन किसके सहायता से होता है, या पौधों में लैंगिक जनन में सहायता कौन करता है, तो वो कौन करता है? पुष्प करता है। तो ये पुष्प जो है उसके डायग्राम से हम लोग समझेंगे, उसके बारे में आगे विशेष जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।